एक हुंकार और यह अध्याय शुरू करेंगे जूमोलॉजी, जंतु विज्ञान का। सबसे पहला टॉपिक रहेगा सेल। सेल के बारे में इसके अंदर डीपली स्टडी करके चलेंगे। ये यूपीएससी, बीपीएससी इन सभी एग्जाम के अंदर काम आने वाला है। अब जूमोलॉजी, जंतु विज्ञान, सरजीवों का अध्ययन सरजीव कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, अरस्तु कहते हैं जीव विज्ञान का जनक। और जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जूमोलॉजी और बोटोनी। अब जूमोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जिसके जनक है अरस्तु, और बोटोनी के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है जिसके जनक है थियोफेस्टस। तो थियोफेस्टस किसके जनक है? बोटोनी के। तो थियोफेस्टस जनक है बोटोनी के। सेल, सेल के बारे में देखते हैं। कोशिका, कोशिका का अध्ययन काइटोलॉजी, काइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक जीवधारी का शारीरिक कोशिका से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की है, किंतु उनके मृत्यु कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, जिन्हें फादर ऑफ काइटोलॉजी कहते हैं। मतलब कोशिका का फादर, ढूंढने का अध्यक्ष बोल जाता है, कोशिका के फादर होते हैं काइटोलॉजी। मृत जीवा को नेफ्रॉन्स कहते हैं, नेफ्रोसिस। मृत जीवा क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोज का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में की है। सर्वप्रथम जीव कोशिका की खोज 1670 में एंटी वॉन ल्यूवेनहक ने की, जिसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है आपके ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक क्या है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। स्लाइडल एवं शॉसन ने कोशिका सिद्धांत दिया है और कहा है कि शरीर कोशिका से बना है, अंततः शरीर की सबसे बड़ी और छोटी इकाई है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्र स्नायु कोशिका कहलाती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु है और मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। तो आपको ध्यान रखना है, मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है जो स्त्रियों में पाया जाता है, और सबसे छोटी कोशिका है वो शुक्राणु जो पुरुषों में पाया जाता है। नोट है यहाँ पर, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं है, अंततः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकती। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। जो तंत्रिका कोशिका है, जो ब्रेन की कोशिका है, उसका विभाजन होने पर, क्षतिग्रस्त होने पर मर सकते हैं क्योंकि वो दोबारा रिकवर नहीं कर पाती। और नोट है दूसरा पॉइंट में, सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर, देखो लीवर का सबसे ज़्यादा तेज विभाजन होता है, यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वयं ही ठीक कर सकती है। तो लीवर जो लीवर है, जो यकृत है, वो द्वारा अपने आप को बचा सकती है क्षतिग्रस्त होने से। कोशिका के अंग देखते हैं। द्रव्य, जीव द्रव्य, इसकी खोज पुरकिंज ने की है। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ है। हैक्सले ने इस जीव का भौतिक आधार बताया है। सभी जीव क्रिया इन द्रव के अंदर होती है। 80% जल से बना होता है। यह दो प्रकार की होती है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाती है। कोशिका भित्ति, यह सेलुलोज का बना होता है। यह पादपों में पाया जाता है, यह पेड़ पौधों में पाया जाता है बस। जीवाणु एक पादप होता है। इसकी कोशिका भित्ति पैपिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कि जो कवक की भित्ति है वो काइटिन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, यह जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रण करती है। यह अर्ध परागरश्मि मतलब अर्ध परागरश्मि आधे होती है, मतलब कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देती है, ठीक है, सही वस्तु अंदर नहीं जाने देती कोशिका झिल्ली। ये जंतु अंदर होती है, मतलब जंतु और पादप दोनों के अंदर पाई जाती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया सूत्रकणीय, इसकी खोज अल्टमैन ने किसकी खोज की है? माइक्रोकॉन्ड्रिया की। यह ऑक्सी श्वसन है। यह कैप्सन चक्र चलाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, कैप्सन चक्र, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी के कारण कोशिका को पावर हाउस या शक्ति का ग्राहक बोलते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को। माइक्रोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्ट कहते हैं। क्रिस्ट अंतः प्रदीपीय जलिया, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलर ER, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है। अंतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलर अंतः परदाय जलिकाएं को आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। ER चिकनी, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से निर्मित होती है। ER खुरदरी, रफ होती है ये। इस पर राइबोसोम होते हैं, यह प्रोटीन का निर्माण करती है। तो चिकनी पर क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा, और खुरदरी पर होती है राइबोसोम, यह प्रोटीन का निर्माण करती है। राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। अंतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यह सिर्फ छोटे छोटे जीव जंतु, बैक्टीरिया, जीवाणु के अंदर पाया जाता है। 80S राइबोसोम यह भारी होता है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। गैल्जी बॉडी या गैल्जी एप्रेंस, इसकी खोज कैमिलो गैल्जो ने की थी। कैमिलो गैल्जी ने खोज की गैल्जी बॉडी की। यह पदार्थ का परिवहन करता है, अंतः यातायात का एक साधन है। सेंड्रोम या तारकीय, यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। तो सेंड्रोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, इसीलिए जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं हो पाती, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो मतलब सेंड्रोम की कमी हमारे शरीर में होती है, नहीं होता, सेंड्रोम नहीं होता, जिसके कारण चोट लगने में वो सर की चोट ठीक नहीं हो पाती। पादप कोशिका को कोशिका विभाजन के द्वारा होता है और सेंड्रोम जरूरी है विभाजन के लिए। सेंड्रोम की खोज बो बेरी ने की थी। बो बेरी ने किसी खोज की है? सेंड्रोम की खोज की है। लाइसोसोम यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर का जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो उस अंग को नष्ट कर देता है। तो कोशिका को साफ करने का कार्य को लाइसोसोम कर रहा है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह फट जाती है, जिसके कारण कोशिका नष्ट हो जाती है। अंततः इसे आत्महत्या की थैली, ओटम बॉम्ब, सुसाइड थैली भी कहते हैं। इसकी खोज डी डुबे ने खोज की थी लाइसोसोम। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता,
अंतः आरबीसी मरने के बाद प्लीहा प्लेग में पाया जाता है, जिसके कारण एस्प्लीन, एस्प्लीन मतलब पलीहा को या तिल्ली, हिंदी में दो वर्ड है, पलीहा या तिल्ली, एस्प्लीन एक ही वर्ड है, जिसके कारण एस्प्लीन को आरबीसी का कर्बिस्तान कहा जाता है, कर्ब, ठीक है, पलीहा को। अब केंद्रक न्यूक्लियर देखते हैं क्या होता है। न्यूक्लियस, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। तो न्यूक्लियर खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। जैसे आप याद कर सकते हो, बीज जो होता है वो कैसे होता है? ब्राउन होता है। तो किसने खोज की है? ब्राउन। यह कोशिका को नियंत्रण करता है, अंतः से कोशिका का दिमाग कहते हैं। तो कोशिका का दिमाग कौन है? केंद्रक है। इसमें 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियर है, ये सेंटर है सेल का। अब आते हैं रसघानी वैक्यूल्स। यह जल को संचित करके रखता है, मतलब पानी को इकट्ठा करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। इसलिए इंसान छोटी छोटी है, जंतुओं में छोटा होता है तो पानी का इकट्ठा करेंगे, लेकिन पादपों में क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए वैक्यूल होता है वो। अब आते हैं लवक। लवक यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाए जाते हैं। 3 प्रकार का होता है लवक: प्लास्टिड, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, अवर्णित लवक, लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक। हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। यह भोजन निर्माण का कार्य करता है। हरित लवक यह पत्ती तथा तने में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट। अवर्णित लवक यह भोजन संग्रह का करता है। यह जड़ और फल में पाया जाता है। वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट यह रंग प्रदान करता है। अब इम्पॉर्टेंट है, किसका रंग कैसा होता है? टमाटर या मिर्च का रंग लाइकोपेन के कारण टमाटर और मिर्च का रंग दिखाई देता है। गाजर के अंदर कैरोटीन, गाजर के अंदर कैरोटीन, और चुकंदर के अंदर बीटानोन। चुकंदर कौन सा रस पाया जाता है? बीटानोन। और फलों का पीला रंग है जैनथोफिल। जैनथोफिल किसका है? फलों का पीला रंग। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिव और एक होता है यूकैरियोटिव। तो यूकैरियोटिव के अंदर पादप और जंतु आते हैं। प्रोकैरियोटिव, यूकैरियोटिव। प्रोकैरियोटिव इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते, इसे प्राथमिक कोशिका कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव दिखाई देता है। यूकैरियोटिव यह पूरी तरह विकसित होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम होता है। ये यूकैरियोटिव है, ठीक है। ये इंसानों से रिलेटेड है, प्रोकैरियोटिव इंसान से रिलेटेड नहीं है, ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है। पादप कोशिका का आकार चोकरे। इसके अंदर सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इसका वैक्यूल रसघानी बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका गोल होती है। इसके अंदर सबसे बड़ा अंग केंद्रक है। ये प्रोकैरियोटिव है, ये यूकैरियोटिव है, ठीक है। अब बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब आते हैं गुणसूत्र। मानव में 23 गुणसूत्र जोड़े, 23 जोड़े मतलब 46। इसकी खोज वाल्डियर ने की थी, जिसका ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंड्रोम
सिंड्रोम कहते हैं। तो गुणसूत्र के अंदर जो है 23 गुणज गुणसूत्र होते हैं। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट और मध्य भाग को सिंड्रोम और निचले भाग को बोलते हैं टेलोमर। टेलोमर। तो 3 भागों में हमने बांट दिया है इसको, क्रोमोसोम को। जो इसका ऊपरी भाग है, ये वाला भाग ऊपरी वाला, इसे बोलते हैं हम सैटेलाइट। मध्य भाग को बोलते हैं हम सिंड्रोम। मध्य भाग को बोलते हैं सिंड्रोम और नीचे वाले भाग को बोलते हैं टेम्लोर। क्या बोलते हैं इसको हम? टेम्लोर। इसके बीच के धागे संरचना में जिसे अयान कहते हैं, इस बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? अयान। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। जीन्स पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। अंततः जीन की आनुवंशिकता के आधार हैं। जीन न्यूक्लियोटाइड से बना है। जीन की खोज जोहानसन ने की है। जोहानसन ने किस जीन्स की खोज की है? तो जीन्स खोज किसने की है? जोहानसन। अब आते हैं मेल और फीमेल। मेल के अंदर 44 और XY होगा तो मेल होगा, और फीमेल के अंदर 44 XX होगा तो ये फीमेल होगा। आइए कुछ जंतुओं के क्रोमोसोम की संख्या देखते हैं। इंपॉर्टेंट बस देखेंगे। जीवाणु के अंदर 1 होती है, मच्छर के अंदर 6 होती है और मानव के अंदर 46 और टेरियोडोफाइटस के अंदर 1600 सर्वाधिक, सबसे सर्वाधिक है टेरियोडोफाइटा। मतलब इसके अंदर जो इनके बच्चे निकलेंगे वो पॉसिबिलिटी बहुत होगी कि वो अलग डिफरेंट निकले। देखो मानव के अंदर सिर्फ 46 होता है तो कितना डिफरेंट है एक बच्चे दूसरे बेबी के अंदर, सेम इसके अंदर कितना डिफरेंट होगा। अब आते हैं केंद्रक। ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीओक्सिरिबोन्यूक्लिक एसिड, यह कोशिका के केंद्रीय और माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए में फॉर्मिक तत्व पाया जाता है। तो डीएनए है ये, तो डीएनए के अंदर सारी चीजें पाई जाती हैं। डीएनए का पहला अवलोकन कार्ल्सवर्ग ने किया है और डीएनए को प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने देखा डीएनए को। और डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है। इसकी मॉडल वाटसन ए क्रिक ने की है। तो वाटसन ए क्रिक ने किसकी खोज की है? डबल स्टैंडर्ड की खोज की है, जिसके कारण इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया। एडिमन एंड थाइमन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। गैनियोन कैटोन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे आप याद कर सकते ट्रिक से ए और टी में देखो एडम और ट्रैम में डबल बॉन्ड है और जी और सी के अंदर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। आनुवांशिक गुण का वर्ण डीएनए है। डीएनए क्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया एनोडेशन कहते हैं। एनोडेशन क्या कहता है? जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोडेशन। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। डीएनए में नाइट्रोजन बेस थायमीन होता है। डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस क्या होता है? थायमीन। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद में स्थापित है, जिसका उपयोग अपराधियों मामलों में गुत्थियों
गुत्थियों सुलझाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक से व्यक्ति के जैविक अंग जैसे रक्त, बाल, लार, नाखून तथा कोशिका स्रोत के द्वारा डीएनए की पहचान की जाती है। आरएनए, राइबोसोम न्यूक्लियर एसिड, इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड है। इसमें राइबोसोम शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडिमन, गैयन, काइटेन होते हैं, परंतु थायमिन के स्थान पर यूरिसियल होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में सहायक है। यह 3 प्रकार के होते हैं: आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। ओके, अब मैसेज जो है आरएनए, एमआरएनए, अमीनो एसिड, यह आवश्यक की पहचान करता है तथा इसे एक क्रम में सजाता है। प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट को में से एक आरएनए का निर्माण करता है। ट्रांसफर, टीआरएनए, यह अमीनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। राइबोसोम आरएनए यह प्रोटीन निर्माण करता है और 10 + 10 20 अमीनो एसिड एक प्रोटीन बराबर होता है। तो आरएनए के अंदर 3 हमें आर मिल रहे हैं: एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था ट्रांसला कहलाता है। तो प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था क्या है? ट्रांसला। और डीएनए से डीएनए बना लेना रेप्लिकेशन कहलाता है। आइए एक बार पुनः इस तथ्य पर विचार करें। डीएनए से डीएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से पुनः डीएनए बनाना रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था क्या है? ट्रांसला। और डीएनए से डीएनए बनाना रिप्लिकेशन। जैसे सर्कल दे रखा है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, एक कोशिका का टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिका निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन क्रोमोसोम करता है। पादपों में कोशिका विभाजन प्लांट प्लेट द्वारा होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं: अर्धसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। ओके, असूत्री, अमिटोसिस, इसमें कोशिका 2 भागों में टूटती है। यह विभाजन जीवाणुओं, विषाणुओं, सूक्ष्म जीव तथा प्रोकैरियोट में होता है। इसमें सबसे आसान विभाजन है असूत्री में। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। इसके आगे चलकर यह बीच में धंस जाता है और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। ये पहला स्टेज था, दूसरे में दब से धंसा गया, फिर टूट गया, फिर टूट गया, इस तरीके से। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन कायिक कोशिका सोमैटिक सेल्स 90% में है। यह जनन कोशिका ओवम स्पर्म में 1% को छोड़कर पूरा शरीर कायंत्रिक कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल में निर्माण कर लेता है। दोनों ही डॉटर सेल क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं। अंततः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इस अवस्था की 5 अवस्था होती हैं। एंट्राफेज, यह सबसे बड़ी अवस्था है जिसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाता है। प्रोफेज, इसमें
स्पेल्डर स्प्लिंडर फाइबर तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्र विभाजन हो जाता है। मेटाफेज, इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। एनाफेज, यह सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुव की ओर चले जाते हैं। टेलोफेज, यह सबसे अंतिम अवस्था, इसमें कोशिका का विभाजन कार्य पूर्ण हो जाता है। अंततः कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं। इसमें स्पेल्ड्रम फाइबर धागा गायब हो जाता है। रिमेंबर, कैसे याद रखेंगे? कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्र विभाजन द्वारा होता है। जैसे छिपकली तथा चूहे की पूंछ समसूत्र विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समसूत्री विभाजन जो छिपकली और चूहे की पूंछ में दिखाई दे रही है। रिमेंबर 1, रिमार्क 2, कोशिका में होने वाले निरंतर टूट की भरपाई समसूत्री द्वारा होता है। छिपकली तथा चूहे की पूंछ में समसूत्री विभाजन द्वारा निकल आता है। अर्धसूत्र विभाजन माइटोसिस, यह विभाजन केवल जनन कोशिका स्पर्म ओवम में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें एक मत कोशिका 4 पुत्री कोशिकाएं विभाजित हो जाता है। इसमें क्रॉस ओवर की घटना, इसका प्रोफेज अवस्था की घटना, इसका प्रोफेज अवस्था का सबसे बड़ा होता है। देखिए से मेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या दे रखी है और दे रखी है फीमेल के अंदर। कलर ब्लाइंडनेस एक्स क्रोमोसोम को प्रभावित करता है। तो ध्यान रखना, जब भी जो कलर ब्लाइंडनेस है वो मदर की तरफ से आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। कलर ब्लाइंडनेस सिंड्रोम, क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं, जिसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभरने लगते हैं। अब सिंड्रोम देखते हैं क्या चीज़ है। टर्नल सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्री का शरीर अविकसित होता है तथा इसमें बांझपन देखा जाता है। तो इसमें क्या देखा जाता है? बांझपन। इसमें क्रोम की संख्या सिर्फ 45 है। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह पुष्पों में पाया जाता है। इसमें पुष्प निपुंसक हो जाता है। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल फीमेल दोनों को हो सकता है। इसमें शरीर बिडॉल हो जाता है तथा जीभ तथा ओठ मोटे हो जाते हैं। मनुष्य मंदबुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मनगोलोसाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मनगोलोसाइड। पटाऊ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है। मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति को मंदबुद्धि, इसके ऊपर का ओठ कट जाता है। क्या होता है? कट जाता है। नोट, विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। अंडरस्टैंड टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब स्मरणीय देखेंगे, याद करने वाले।